वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है उसको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है और कैसे करके करता है। वही मैंने हेडिंग लिखा है, देखो ध्यान से, फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था? टेम्परेचर एक फैक्टर था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता था, वो मैंने बता दिया है। आप देख लेना। ठीक है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा है ये डिफरेंट फैक्टर्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, मैं बता दिया हूँ। दूसरा फैक्टर है कि टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर क्या है? फैटी एसिड चेन लेंथ, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। चौथा फैक्टर क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड्स, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। पांचवा फैक्टर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड्स, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। और कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। कैसे करके करता है ये सब, सारा का सारा जो फैक्टर्स है ना, इसको मैं वन बाय वन डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर जो फैक्टर है उसके बारे में मैं बता दिया हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। और देखो बाकी जितना भी फैक्टर्स बचा ना, जैसे कि टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड चेन लेंथ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे कितना डिग्री से ये टेम्परेचर पे, तो याद रखना है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सारा का सारा फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, टेम्परेचर फैक्टर को बता चुका हूँ, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, कि लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स का जो टाइप होता है ना, वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, वो मैं यहाँ पर मिटाकर डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, याद रखना है। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, दो डिफरेंट टाइप्स का लिपिड मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, देखो ध्यान से, उसको मैं लिख रहा हूँ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, ग्लिसरो फोस्फो फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये एक लिपिड्स मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है ना, और दूसरा जो लिपिड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगो। स्फिंगो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्फिंगो फोस्फोलिपिड्स, स्फिंगो फोस्फोलिपिड्स। देखो ध्यान से, ये दो डिफरेंट टाइप्स का मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो डिफरेंट टाइप्स का मैं लिपिड मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूँ। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम लोग बोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो डिफरेंट टाइप्स का जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना, वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रहा है, ये मैं देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से। अगर ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स होगा तो हम लोग इसका डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि इसमें एक पोलर हेड होगा, ठीक है, और दो नॉन पोलर टेल होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पोलर हेड, और ये क्या चीज है, नॉन पोलर टेल। यहाँ पर फिर से क्या चीज, पोलर हेड, और ये क्या है, नॉन पोलर टेल। यहाँ पर फिर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, ये सब क्या, ये सब हम लोग बोलेंगे पोलर हेड है, पोलर हेड है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पोलर हेड। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। यहाँ ये भी क्या है, नॉन पोलर टेल, या फैटी एसिड का जो चेन है वो सब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। कैसे करके पता चला ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में याद रखना है, हम लोग बोलेंगे एक पोलर हेड होगा, और उस पोलर हेड के साथ हम लोग बोलेंगे दो फैटी एसिड का चेन होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब अगर स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैंने बताया था स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में जो हेड होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और एक फैटी एसिड का यहाँ पर चेन होता है। ठीक है, क्यों बड़ा होता है स्फिंगोफोस्फोलिपिड में पोलर हेड, ये आप देखना, मैं जब लिपिड के बारे में पढ़ाया था तो मैं उस टाइम पे बताया था। आप ये सीरीज ऑफ लेक्चर को देखना, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ, स्फिंगोफोस्फोलिपिड में याद रखना, एक पोलर हेड होता है और एक हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर टेल होता है, या फैटी एसिड का हम लोग बोलेंगे चेन होता है। सिमिलरली देखो ध्यान से, मैं इस तरफ भी बना रहा हूँ, ये पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है। ठीक है, ये फैटी एसिड का चेन, ये भी फैटी एसिड का चेन, ये भी फैटी एसिड का चेन, और ये भी फैटी एसिड का चेन। तो ये है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स, याद रखना है। ये पोलर हेड है, ये फैटी एसिड का चेन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, जब भी कभी स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स हम लोग बनाते हैं ना, तो इसमें पोलर हेड का साइज बड़ा बनाएंगे, और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स जब भी बनाएंगे ना, तो पोलर हेड का साइज एज कम्पेयर टू स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स यहाँ पर हम लोग छोटा बनाएंगे। ठीक है, ये क्यों होता है ये आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना बहुत आसान है। देखो, अब यहाँ पर ये समझना है ना कि ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, ये पोलर हेड को बनाने के लिए क्या कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल था, अगर आपको याद होगा तो। याद करो मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसके हेड को बनाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल था, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल था, जो बैकबोन का काम कर रहा था। ठीक है, इस ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे, इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की बारे में बात कर रहा हूँ, इस ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे दो क्या था, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन क्या क्या था, जुड़ा हुआ था। ये फैटी एसिड का चेन है, यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, फैटी एसिड का चेन है। एफ ए का मतलब याद रखना है, फैटी एसिड। ठीक है, तो एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पोलर हेड में क्या रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा। फैटी एसिड चेन लेंथ में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे सॉरी, फैटी एसिड क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ये चेन को बनाएगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे टू नॉन पोलर टेल को बनाएगा। अब इस ग्लिसरॉल से क्या जुड़ा हुआ था, जो कि फॉस्फेट है ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट, जो कि फॉस्फोलिपिड्स है ना, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे फॉस्फेट जुड़ेगा इसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स बोलेंगे। ग्लिसरो टर्म आया ग्लिसरॉल से, फोस्फो टर्म आया फॉस्फेट से, और फैटी एसिड से टर्म आया लिपिड्स। ठीक है, लेकिन याद करो ये जो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है ना, ये पोलर हेड को बना रहा है, तो इस ये पोलर हेड में हम लोग बोलेंगे अलग अलग टाइप का एल्कोहल जुड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर कौन एल्कोहल को लेकर चल रहा हूँ, आप कोई सा भी एल्कोहल लेके चलो, मैं यहाँ पर कोलिन एल्कोहल को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तब इसको हम लोग किस टाइप का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन। याद रखनी, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। सिमिलरली देखो ध्यान से, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, याद रखना, जैसे यहाँ ग्लिसरॉल था ना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में, वैसे यहाँ पर क्या होगा, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा। और ये स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल से हम लोग बोलेंगे एक फैटी एसिड का चेन क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ होगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा ये आप देख लेना। अब देखो स्फिंगोसिन जो है, स्फिंगोसिन एक तरफ से किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं फॉस्फेट। ठीक है, और ये फॉस्फेट याद रखना है अल्कोहल के साथ जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिन। कोलिन याद रखना है अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बना रहा है, पोलर हेड को बना रहा है। और ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे नन पोलर टेल को बना रहा है। देख सकते हैं, ये वाला यही वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कोलिन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, ये वाला जो पोर्शन है ये पोलर हेड को बना रहा है, और ये दो फैटी एसिड का चेन का देख सकते हो, ये जो दो जो टेल है वो उसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन रहेगा दो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो समझो क्या चीज, आप समझना है कैसे करके अलग अलग जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, कैसे करके, देखो बहुत आसान है। याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने एक रिलेशनशिप बताया था। मैंने एक रिलेशनशिप ये बताया था कि लेटरल मूवमेंट जो होता है, लेटरल मूवमेंट जो होता है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है, ये लेटरल मूवमेंट हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी के। जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर होगा। ठीक है, और एक रिलेशनशिप मैंने बताया था कि लेटरल मूवमेंट जो होता है ना, ठीक है, जब भी कभी लेटरल मूवमेंट होता है किसका, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा इसका मतलब हो गया कि वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उतना कम क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। और जितना कम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी होगा। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, या लेटरल मोशन जब मैं बता रहा था लिपिड मॉलिक्यूल्स का उस टाइम पे भी बताया था। तो बस ये रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है कि लेटरल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा फ्लूइडिटी उतना ज्यादा होगा, लेटरल मूवमेंट जितना कम होगा लिपिड मॉलिक्यूल का फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उतना कम होगा। अब ये लेटरल मूवमेंट जितना ज्यादा हुआ मतलब उतना कम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस का, ठीक है, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस लगता कहाँ है, देखो ध्यान से, इसको मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, लिपिड का मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूँ ऐसे करके, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल्स है। देखो ध्यान से, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो बाहर की तरफ है ना, इस तरफ आउटसाइड है। ठीक है, और इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर का पोर्शन, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनसाइड। तो बाहर की तरफ वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। और अंदर की तरफ वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट। ठीक है, क्योंकि इनसाइड सेल के अंदर क्या होता है, साइटोसोल होता है, इसीलिए अंदर की तरफ वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो ये लेयर है उसको बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट। और बाहर की तरफ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का लेयर उसको क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। अब समझना है, लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है कि हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। ठीक है, उसमें से कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स अपने स्थान से मूव करके कोई दूसरे स्थान पे चले जाए। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट में कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पे चले जाए साइटोसोलिक लीफलेट में ही। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो विद इन ईच लीफलेट हो रहा है। मतलब नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में अगर लिपिड का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल मोशन। साइटोसोलिक लीफलेट में अगर लिपिड का मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल मोशन। लेटरल मोशन में कभी नहीं ऐसा होगा कि नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से लिपिड का मॉलिक्यूल मूव करके कहाँ आ गया, साइटोसोलिक लिफलेट में, या साइटोसोलिक लिफलेट से लिपिड का मॉलिक्यूल मूव करके कहाँ चला गया, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में। ऐसा लेटरल मोशन या लेटरल मूवमेंट में कभी नहीं होगा। लेटरल मूवमेंट में याद रखना है कि जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है,
वो लिपिड का मॉलिक्यूल अपने ही पर्टिकुलर लीफलेट में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेगा। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करे तो हम लोग बोल सकते हैं कि मूवमेंट, और इसका मतलब फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मूवमेंट, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जितना भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, वो लिपिड का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। देखो ध्यान से ऐसे करके, ये क्या चीज है, इंटरेक्शंस है। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शंस है, वो इंटरेक्शंस हम लोग बोलेंगे, इसी इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इंटरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब देख सकते हैं, जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा, उतना हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाएगा। जितना कम वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव कर पाएगा, मतलब लेटरल मूवमेंट ज्यादा करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहा है विद इन ईच लीफलेट, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है, तभी तो ये मूव कर पा रहा है ना, तभी तो ये मूव कर पा रहा है। इसका मतलब फ्लूइडिटी क्या है, ज्यादा है। इस चीज को ध्यान देना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल मोशन जितना ज्यादा होगा, वंडर वॉल फोर्स उतना कम होगा, फ्लूइडिटी उतना ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान देना। लेटरल मूवमेंट जितना कम होगा, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, तभी तो लेटरल मूवमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब फ्लूइडिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में भी और उससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में बताया, देखना। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे करके लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अब यहाँ पर समझो, देखो ये क्या चीज है, देखो यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स लिया हूँ। देखो ध्यान से, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, यही पैरामीटर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप खुद बताओ कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है ना, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में यहाँ पर क्या चीज, हम लोग सॉरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, देखो ध्यान से, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में बिटवीन दी हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखो, बिटवीन दी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बिटवीन दी लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें हम लोग बोलेंगे, इसमें इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जी जो गैप है वो बहुत कम है। देखो ध्यान से, गैप बहुत कम है ना बिटवीन दी, हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर ये गैप कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जितना लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज रहेगा ना, उसका मतलब उतना हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। और अभी भी मैं बताया कि जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा, जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा, इसका मतलब वहां पर उतना कम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट होगा। किसका, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का। तो लेटरल मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर लेटरल मूवमेंट कम होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज लेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। देखो ध्यान से, यही तो है ना कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, दो लिपिड का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली मतलब एसोसिएटेड है। अगर क्लोजली एसोसिएटेड होगा, इसका मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेटरल मूवमेंट क्या होगा, लेस होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी क्या होगा, लेस होगा। किस केस में, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के केस में। लेकिन ध्यान से देखो, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में भी तो दो लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है। तो अगर गैप ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गैप ज्यादा है लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस अगर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आप ऐसे करके समझो। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दो ये को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ए और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बी, उसमें देखो ध्यान से, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगर फोर्स लग रहा है वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, तो ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, ज्यादा होगा ना, क्योंकि दोनों को दोनों यहाँ पर जो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना वो एक दूसरे के क्लोज है। जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर दो जो मैं स्ट्रक्चर बनाया उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो सेम वही तो यहाँ पर हो रहा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है मतलब लेटरल मूवमेंट ज्यादा है। लेटरल मूवमेंट ज्यादा है मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाया हूँ। यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, दो लिपिड का मॉलिक्यूल्स इतना क्लोजली यहाँ पर पैक है कि क्या हम लोग क्या बोलेंगे कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो लिपिड मॉलिक्यूल्स टाइटली एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ये लेटरल मूवमेंट को कम शो करेगा। लेटरल मूवमेंट कम शो होगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी क्या होगा, मेम्ब्रेन का कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एक पैरामीटर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे किया। ये था पहला पैरामीटर, याद रखना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, कि अलग अलग जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो भी हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इस ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, इसको बस ध्यान में रखिएगा, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि लेटरल मूवमेंट अगर ज्यादा हो रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है।
लेटरल मूवमेंट अगर ज्यादा हो रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम है, तभी लेटरल मूवमेंट ज्यादा पॉसिबल है। और लेटरल मूवमेंट अगर ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। अगर लेटरल मूवमेंट कम है, इसका मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। और अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी कम होगा, क्योंकि लेटरल मूवमेंट कम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ये था पहला पैरामीटर जो मैंने बता दिया कि या फैक्टर बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। अब मैं दूसरा ये बताने जा रहा हूँ पैरामीटर कि जो फैटी एसिड का चेन लेंथ होता है ना, वो कैसे करके लिपिड मॉलिक्यूल्स सॉरी वो कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर है वो क्या हम लोग बोलेंगे, फैटी एसिड का चेन लेंथ। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो फैटी एसिड होता है उसका जो चेन का जो लेंथ होता है वो भी क्या करता है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। याद रखना ये सब सारा का सारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग बोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसको कैसे करके समझे, देखो ध्यान से। ये तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या है फैक्टर है। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या चीज, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स बना रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है तो यहाँ पर मैं ये सब क्या बना रहा हूँ, ये सब जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का है। क्योंकि इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक हेड है पोलर हेड, और हम लोग बोलेंगे दो क्या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर टेल है। देख सकते हैं ये सब मैं जो बना रहा हूँ वो क्या चीज है, पोलर हेड है, पोलर हेड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि फैट ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और हम लोग बोलेंगे स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन लेंथ है। ये सब फैटी एसिड का क्या हम लोग बोलेंगे, चेन लेंथ है ये सब। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में मैं ऐसे करके दिखा दूं, देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, ये पोलर हेड में प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोल होगा। ठीक है, ये ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ होगा फॉस्फेट के साथ, और ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा कोलिन के साथ। कोलिन याद रखना अल्कोहल है। ठीक है, अब ये ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे दो क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा, फैटी एसिड का चेन। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पोलर हेड है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर टेल है, या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन है। देख सकते हैं यही वाला को मैं यहाँ पर बनाया। ये मैं पहला स्ट्रक्चर बनाया ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का। ठीक है, जिसमें फैटी एसिड का चेन लेंथ को ध्यान से देखो। और यहाँ पर दूसरा जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का ही, उसमें देखो ध्यान से फैटी एसिड का चेन लेंथ को देखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेन लेंथ इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फैटी एसिड का चेन लेंथ को थोड़ा इलोंगेट करके बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ऐसे करके। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, जो फैटी एसिड का चेन लेंथ है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉन्ग है, थोड़ा सा चेन लेंथ ज्यादा है। ठीक है, उस तरह देखो यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हम लोग बोलेंगे, चेन लेंथ है ये वाला। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, फैटी एसिड का जो चेन है उसका लेंथ है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला वाला डायग्राम की तुलना में क्या है, थोड़ा ज्यादा लंबा है। देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, पोलर हेड में फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फॉस्फेट से जुड़ा हुआ रहेगा, फॉस्फेट कोलिन से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे लॉन्ग फैटी एसिड का यहाँ पर चेन जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ध्यान से, लॉन्ग फैटी एसिड का हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, चेन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोलेंगे पोलर हेड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर टेल है, या हम लोग बोलेंगे चेन लेंथ है फैटी एसिड का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फैटी एसिड का चेन लेंथ में डिफरेंस है ना। यहाँ पर मान लो फैटी एसिड का चेन लेंथ में नंबर ऑफ कार्बन 16 है, यहाँ पर भी मान लो नंबर ऑफ कार्बन 16 है, तो यहाँ पर चेन लेंथ कितना है, मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है 20 कार्बन है, यहाँ पर कितना है 20 कार्बन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है यहाँ पर फैटी एसिड का चेन लेंथ ज्यादा है, ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है यहाँ पर फैटी एसिड का चेन लेंथ कम है। अब देखो ध्यान से, कैसे करके फैटी एसिड का चेन लेंथ लिपिड मॉलिक्यूल्स में फ्लूइडिटी को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, कैसे करके, देखो ध्यान से, समझना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया पहला स्ट्रक्चर, ये फैटी एसिड का चेन लेंथ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और एक बना रहा हूँ दूसरा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, जिसमें फैटी एसिड का चेन लेंथ और ज्यादा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर दो फैटी एसिड का चेन के बीच में अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर लगता है तो दोनों में लगेगा, यहाँ भी लगेगा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और यहाँ भी लगेगा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं इसको ए कंसिडर करूँ, इसको बी कंसिडर करूँ, तो किसमें ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बी में ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी में ज्यादा होगा। ए में क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा। क्यों बी में ज्यादा है, कि बी में ज्यादा इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया देखो ज्यादा है। यहाँ पर क्या चीज है, ये जो सरफेस एरिया है ना फॉर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो क्या हम लोग बोलेंगे ज्यादा है। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर लगेगा।
यहाँ पर सरफेस एरिया देखो कम है, यहाँ पर सरफेस एरिया इतना ही है बस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे इतने इतने ही एरिया पे क्या लगेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पर हम लोग बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा। बस इसको यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर देखो फैटी एसिड का जो चेन लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर फैटी एसिड का चेन लेंथ का सरफेस एरिया देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया फैटी एसिड का जो चेन है उसमें देखो ज्यादा है, देखो ध्यान से, दो फैटी एसिड का चेन अलग अलग, जो सॉरी दो फैटी एसिड का जो चेन है देखो ध्यान से लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें क्या है, सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर ज्यादा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, यहाँ पर अगर सरफेस एरिया कम है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज लेस, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर कम लगेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम लगेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे लेटरल, लेटरल मोशन जो होगा वो ज्यादा होगा, लेटरल जो मूवमेंट होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा। लेटरल मूवमेंट अगर ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, फ्लूइडिटी क्या होगा, बट ऑब्वियस फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि लेटरल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सेम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया फॉर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मोर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सरफेस एरिया फॉर फॉर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मोर, देख सकते हैं, ड्यू टू लॉन्ग फैटी एसिड चेन लेंथ। अब सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर और एक लाइन ऐसे लिख रहा हूँ, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो लेटरल मोशन होगा वो कम होगा, लेटरल मोशन कम होगा तो हम लोग बोलेंगे जो फ्लूइडिटी होगा ना वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि लेटरल मोशन या लेटरल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी। तो अब खुद बताओ कि देखो ध्यान से कि ये जो लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसमें फैटी एसिड का जो चेन लेंथ है वो भी क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी को ये वो भी क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या चीज है, ज्यादा ये मोर फ्लूइड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फैटी एसिड चेन लेंथ इज लेस, सरफेस एरिया फॉर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज लेस, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज लेस, लेटरल मूवमेंट इज मोर, फ्लूइडिटी इज मोर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फैटी एसिड चेन लेंथ इज मोर, सरफेस एरिया फॉर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मोर, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज मोर, लेटरल मूवमेंट कम होगा, फ्लूइडिटी इज लेस, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये फैक्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, और वो फैक्टर क्या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन लेंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या बनाया था, यहाँ पर मान लो फैटी एसिड का चेन लेंथ कितना है, 16 कार्बन का है, यहाँ पर फैटी एसिड का चेन लेंथ कितना है, 20 कार्बन का, तो चेन लेंथ ज्यादा हुआ ना इस वाले केस पे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसको हम लोग अगर इसको x माने और इसको अगर y माने तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का फ्लूइडिटी ज्यादा है, किससे हम लोग बोलेंगे y से, देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये था हम लोग बोलेंगे, ये तीसरा क्या था हम लोग बोलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे अगला फैक्टर जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड्स, मतलब फैटी एसिड का जो चेन है ना उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम लोग बोलेंगे कि क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। याद रखना अनसैचुरेशन का मतलब हो गया फैटी एसिड का चेन में कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x में बना रहा हूँ क्या चीज, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बना रहा हूँ देखो ध्यान से वो कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर वाला स्ट्रक्चर में मैं कोई भी मतलब फैटी एसिड का जो चेन है ना उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए देखो ध्यान से जो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, याद रखना है। तो ये मैं क्या बनाया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनाया, यहाँ पर भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके साथ जुड़ेगा फॉस्फेट, इसके साथ जुड़ेगा फॉस्फेट, और फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कोलिन, याद रखना ये अल्कोहल है, ठीक है। और इस ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा, कितना फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 2 फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा। और ये फैटी एसिड का चेन हम लोग बोलेंगे ये कैसा कंडीशन में है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये सैचुरेटेड कंडीशन है, ठीक है, याद रखना है सैचुरेटेड है, ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड का चेन है। याद रखना सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये पहला वाला ये जो मैं एक्स बनाया हूँ यहाँ पर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स उसमें मैं ये दिखा रहा हूँ, इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ कि सैचुरेटेड कंडीशन दिखा रहा हूँ, मतलब फैटी एसिड का जो चेन है ना उसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना है। अब मैं यहाँ पर दूसरा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्या है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का ही स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर में मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बेंडिंग है, जहां जहां बेंडिंग है याद रखना, वहां वहां क्या चीज है, मतलब फैटी एसिड का जो चेन है ना, उसमें देखो बेंडिंग मैं यहाँ पर शो किया हूँ। जहां भी बेंडिंग शो हो रहा है ना, इसका मतलब वहां पर याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड कंडीशन प्रेजेंट है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। वो जुड़ेगा किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और ये फॉस्फेट जुड़ेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे कोलिन एल्कोहल के साथ। और यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है वो जुड़ेगा फैटी एसिड चेन के साथ, यहाँ पर दो फैटी एसिड चेन के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां जहां बेंडिंग होगा याद रखना, उसी को हम लोग किंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंक। किंक का मतलब होता है बेंडिंग, इस चीज को ध्यान देना है। मतलब वहां पर क्या है, हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड कंडीशन प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब देखो, यहाँ पर मैं दो अलग अलग केस को यहाँ पर कंसीडर किया हूँ। एक्स में लिया हूँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो फैटी एसिड का चेन है वो बिल्कुल सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन लिया हूँ, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ही है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड कंडीशन को शो किया हूँ, जहां पर फैटी एसिड का जो चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब किंक प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। देखो क्या, कैसे कैसे समझिए इसको, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग खुद देखना, ठीक है। आप लोग खुद बताना किसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसे बना रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर में ऐसे करके बना रहा हूँ, ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड में शो नहीं किया हूँ, मतलब कोई भी किंक शो नहीं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर लगेगा, तो ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो लगेगा, जहाँ पर मैं किंक शो किया हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर किंक है, किंक का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, किंक की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, तो ये जो चेन है फैटी एसिड का, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम लगेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, बस यही तो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड कंडीशन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर वंडरवॉल जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखे, यहाँ पर मैं ऐसे करके बत लिखूं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ जो इंट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा यहाँ पर। कि यहाँ पर क्या कैसा कंडीशन में शो कर रहा हूँ, सैचुरेटेड कंडीशन शो कर रहा हूँ फैटी एसिड का, याद रखना, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो लेटरल मूवमेंट है वो हम लोग बोलेंगे कम होगा। अगर लेटरल मूवमेंट कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी क्या होगा, कम होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। और जहां पर अनसैचुरेटेड कंडीशन होगा, देखो ध्यान से, वहां पर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं फैटी एसिड का चेन में, तो हम लोग बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस कम हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर पाएगा, मतलब लेटरल मूवमेंट जो लिपिड मॉलिक्यूल का वो बढ़ जाएगा। लेटरल मूवमेंट अगर बढ़ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, बिकम्स मोर फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन होगा फैटी एसिड में तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कम होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड कंडीशन होगा, याद रखना है, तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। जहां भी अनसैचुरेटेड कंडीशन आएगा फैटी एसिड्स का, मतलब फ्लूइडिटी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, इस चीज को ध्यान रखना। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किंक प्रेजेंट होगा। किंक की वजह से हम लोग बोलेंगे दो फैटी एसिड का चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा, इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे चौथा फैक्टर की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है फैटी एसिड के चेन में, वो भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अफेक्ट करता है। याद रखना है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज लेस फ्लूइड देन वाई, या हम लोग बोलेंगे वाई इज मोर फ्लूइड देन एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे ये चौथा फैक्टर। अब मैं बताने जा रहा हूँ पांचवा फैक्टर की, जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी किंक में डबल बॉन्ड था, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात नहीं की है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, अगर डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तब हम लोग बोलेंगे कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी अफेक्ट होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मिटा के, पांचवा फैक्टर, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पर फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड का जो चेन होता है उसमें डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में मिलेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन
सीज होगा, ट्रांस होगा, ये भी अफेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर मैं दो केस यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं क्या ले रहा हूँ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ले रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में मैं ऐसे करके बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ऐसे करके देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, इसीलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर भी किंक प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। यहाँ पर भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, ग्लिसरोल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ग्लिसरोल ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ। और ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोलिन के साथ। ये पोलर हेड बना रही है तीनों मिलके। और ये ग्लिसरोल जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ, फैटी एसिड चेन के साथ। किसके साथ, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड चेन के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फैटी एसिड का चेन है वो कैसा, हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, अब मैं दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्स मान लो, इसको मान लो वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या दिखा रहा हूँ कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो फैटी एसिड का चेन है, वो फैटी एसिड का चेन में हम लोग बोलेंगे किंग प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन होगा, ग्लिसरोल होगा, ग्लिसरोल। ठीक है, ये जुड़ेगा फॉस्फेट के साथ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉस्फेट। और ये जुड़ेगा, फॉस्फेट किसके साथ जुड़ता है, कोलिन के साथ जुड़ता है। ये तीनों मिलकर पोलर हेड बनाता है। अब इसके साथ जुड़ेगा, ग्लिसरोल के साथ जुड़ेगा फैटी एसिड का चेन, ग्लिसरोल के साथ जुड़ेगा फैटी एसिड का चेन, दो फैटी एसिड का चेन जुड़ेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में। और यहाँ पर फैटी एसिड का चेन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड होगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए तो स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, किंक किंक दिखा रहा हूँ। ठीक है, किंक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। किंक का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड कंडीशन फैटी एसिड का चेन में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखना ध्यान से। मैं यहाँ पर दो दो केस को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। पहला केस यहाँ पर क्या चीज है, एक्स है, दूसरा केस वाई है। एक्स में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड का अगर कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, सिस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, सिस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, तो याद रखना है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के बगल जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं एटम्स प्रेजेंट होगा, वो हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और अगर एसिमेट्रिकल होगा तो हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो चीजें समझना, जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में सिस कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है इसीलिए। अब अगर एसिमेट्रिकल होगा तो हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम हो जाएगा। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए। अब अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस अगर कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। और अगर लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिज कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज को डिनोट करता है, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी को बताता है। क्यों, क्योंकि सिस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन कार्बन के बीच में ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन याद रखना है कम लगता है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा किसमें लगेगा, जो मॉलिक्यूल सिमेट्री को शो कर रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये पहला केस था। दूसरा केस में देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है डबल बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, याद रखना है। तो जब भी कभी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो याद रखना वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो लेटरल मूवमेंट कम हो जाएगा। लेटरल मूवमेंट अगर कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं एक्स और वाई के बीच में कौन ज्यादा फ्लूइड है, हम लोग बोलेंगे एक्स इज मोर फ्लूइड देन वाई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस चीज को ध्यान देना। अब जब भी कभी दो कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, सिस एंड ट्रांस, तो इस चीज को ध्यान रखना, सिमेट्री, सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर को निकालना कि अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल होगा, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम होगा। और अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखना, सिमेट्रिकल होगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, एसिमेट्रिकल होगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम। और एसिमेट्रिकल हुआ इसका मतलब सिस कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें, और अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो हम असिमेट्रिकल अगर ये मॉलिक्यूल ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड जो है। ठीक है, अब देखो सिस और ट्रांस में मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिस का, ये मैं ट्रांस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये मान लो ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है,
यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे, एक तरफ क्या होगा, दोनों सेम मॉलिक्यूल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बी होगा, ठीक है। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। और ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ज्यादा क्या होता है हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल होता है एज कंपेयर टू सिस। सिस क्या होता है हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीचों बीच काटिए, आपको यहाँ पर अलग अलग क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अगला फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और जब भी कभी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात आएगा सिस एंड ट्रांस, तो सिस इज रिलेटेड विद एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड ट्रांस इज रिलेटेड विद सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिकल होगा मतलब वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, सिमेट्रिकल होगा मतलब वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये फैक्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करा, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स इज मोर फ्लूइड देन वाई, इसका मतलब हो गया कि सिस कॉन्फ़िगरेशन अगर रहेगा, कोई भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड का चेन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका फ्लूइडिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे ट्रांस, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब मैं अगला फैक्टर बताने जा रहा हूँ, वो फैक्टर क्या हम लोग बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे करके फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मिटा के, ठीक है। अब देखो अगला फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल का प्रेजेंस भी क्या करता है हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस अगर रहेगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड होगा, इस चीज को ध्यान देना। कैसे करके हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड होगा, तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। देखो कोलेस्ट्रॉल कैसा मॉलिक्यूल होता है, मैंने बताया था जब मैं स्टेरोल बता रहा था उस टाइम पे मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे रिजिड मॉलिक्यूल भी होता है, इस चीज को ध्यान देना। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, रिजिड मॉलिक्यूल होता है, और हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाई मॉलिक्यूलर वेट, या हम लोग बोलेंगे लार्ज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है, क्या हम लोग बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अगर कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ध्यान से ऐसे करके, मान लीजिए एक प्लेनर मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लेनर मॉलिक्यूल मैं बनाया, यहाँ पर भी मैं एक प्लेनर मॉलिक्यूल को बनाया, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं दो प्लेनर मॉलिक्यूल को बनाया ऐसे करके, ठीक है। दो प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में याद रखना है वंडर वॉल जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा ना, याद रखना है दो प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से मैं ऐसे करके शेप बना दिया, मान लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बना दिया, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ जो इंट्रैक्शन होता है ना, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप है, इसीलिए बोलते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल है कोलेस्टेरॉल, मैंने बताया था, ठीक है। नॉन प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर पर्टिकुलर शेप है तो बट ऑब्वियस हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अगर कोई शेप ही नहीं है, नॉन प्लेनर है, तो उसके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम लगेगी, इस चीज को ध्यान देना। तो कोलेस्ट्रॉल कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, मतलब कोलेस्ट्रॉल 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 के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, कि प्लेनर मॉलिक्यूल, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो, अब आप लोग बताना कि अगर यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। हाँ, और एक चीज देखो ध्यान से, अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि लेटरल मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। लेटरल मूवमेंट अगर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी कम होगा, ठीक है, देख सकते हैं इसका अकॉर्डिंग। और अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, तो इसका मतलब हो गया कि लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा मतलब फ्लूइडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करो ना, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को ऐसे करके, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पर भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, देखो ध्यान से, यही है ना। अब देखो ध्यान से, ये फैटी एसिड का चेन है, फैटी एसिड का चेन है, ठीक है। इस फैटी एसिड के चेन देख रहे हो, ये फैटी एसिड के चेन के बीच में क्या लगता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल मिलता है, प्लेनर मॉलिक्यूल ऐसे करके। यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, देखो ध्यान से ऐसे करके प्लेनर मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर, यहाँ इस वाले एरिया पे देखो कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा है, इस वाले एरिया पे कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर का जो डिस्टेंस है दो फैटी एसिड चेन के बीच में, वो ज्यादा है डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कम है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है मतलब लेटरल मूवमेंट ज्यादा है, मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल आ जाता है ना बीच में,
तब हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कम हो जाता है, दो क्या बोलते हैं, ये जो फैटी एसिड का चेन है बिटवीन टू लिपिड मॉलिक्यूल्स, उसका डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो अब देखो ध्यान से, अब ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है कोलेस्टेरॉल, ये क्या चीज है, कोलेस्टेरॉल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, दोनों तरफ, एक तरफ इस वाले लिपिड का जो फैटी एसिड का चेन है उसके साथ वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ज्यादा करेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हाई करेगा, और एक तरफ से दूसरे तरफ वाला जो यहाँ पर फैटी एसिड का चेन है ना, दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, उसमें हम लोग बोलेंगे उसके और कोलेस्ट्रॉल के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा वहां पर हम लोग बोलेंगे जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा मतलब लेटरल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेटरल मूवमेंट अगर कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा वहां पर हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही इसके पीछे कारण है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा, कोलेस्ट्रॉल अगर कम होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा ज्यादा फ्लूइड होगा। बोल सकते हैं ना, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये था, हम लोग बोलेंगे अलग अलग फैक्टर्स जो क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को शो करता है। तो इसको आप अपने नोटबुक में या कॉपी में आप इसको एक लाइन डायग्राम से बना सकते हैं, और याद करने के लिए कुछ याद करना है नहीं, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना आप उसको वन बाय वन देखते चले जाओ, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, इससे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसी से रिलेटेड और एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट, चिलिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस प्लांट, रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है हम लोग बोलेंगे चिलिंग सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट्स, ठीक है, एक इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट होता है, चिलिंग सेंसिटिव प्लांट होता है, ये क्या होता है, कैसे करके ये प्लांट्स अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ये चिलिंग रेजिस्टेंट का मतलब हो गया कि कम टेम्परेचर में, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और चिलिंग सेंसिटिव का मतलब हो गया ज्यादा टेम्परेचर में रेजिस्टेंस है। अब क्या चीज है ये मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ, याद रखना ये भी रिलेटेड है फ्लूइडिटी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या करता हूँ, चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट और चिलिंग सेंसिटिव प्लांट का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है, जो मैं अभी बताया डिफरेंट फैक्टर्स जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं CRP, याद रखना है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन नहीं है, इम्यून सिस्टम अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा CRP क्या होता है, लेकिन याद रखना कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट का, ठीक है। चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट नाम से ही लग रहा है कि वैसा प्लांट, हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा प्लांट्स जो ग्रो करता है लो टेम्परेचर पे, ग्रो इन लो टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर ऐसे प्लांट ग्रो करता है, उसको आप लोग बोल सकते हैं चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट। तभी तो लग रहा है ना कि हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो प्लांट होता है वो लो टेम्परेचर एडेप्टेड होता है, लो टेम्परेचर एडेप्टेड प्लांट होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो समझो, मतलब ऐसा प्लांट जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोल्ड कंडीशन पे है, ठीक है, या लो टेम्परेचर एडेप्टेड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसा प्लांट जो बहुत लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब समझो देखो ध्यान से, अब अगर समझना है नॉर्मल केस समझना है पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, अगर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर लो टेम्परेचर होगा, मान लो टेम्परेचर 4 डिग्री है सेंटीग्रेड है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 2 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लो, ठीक है, या 0 डिग्री या -1 है मान लो, तो लो टेम्परेचर अगर होगा तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, ठीक है, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, जेल के जैसा होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा लो टेम्परेचर पे, ठीक है, मैंने बताया था, देखो ध्यान से। या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा, लेस फ्लूइड होगा नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली हम लोग बोल रहे हैं। लो टेम्परेचर पे याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा या जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये प्लांट है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मान लो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट है, ऐसे करके मैं इसको बनाया, ठीक है। अब ये प्लांट का ये मान लो कि लीफ है, लीफ का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, लिपिड का बाइलेयर होगा, ठीक है। ध्यान देना, उस लिपिड के बाइलेयर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ये लिपिड का बाइलेयर है चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट का, ठीक है, ऐसे करके। अब समझना है, देखो ध्यान से, आप लोग खुद सोचो कि नॉर्मली ये प्लांट अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का जो बाइलेयर होगा ना, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, जेल लाइक होगा, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा, टेम्परेचर कम है। तो अगर 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 लेस फ्लूइड होगा तो बट ऑब्वियस है कि लेस फ्लूइड अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी होता है मैंने बताया था, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी होता है वो भी हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन अगर जेल लाइक होगा तो उस टाइम पे परमिएबिलिटी क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। क्यों लेस हो जाएगा मैंने बताया था, आप देखना,
क्योंकि यहाँ पर पोलर हेड क्या हो जाता है, टाइटली पैक्ड हो जाता है। टाइटली पैक्ड हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी घट जाता है। परमेबिलिटी घट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नॉर्मली याद रखना कब, जब लो टेम्परेचर पे रहेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट। ठीक है, तो अगर परमेबिलिटी अगर लेस हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, वो अच्छे से होगा नहीं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट अगर ये अच्छे से नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं करेगा लो टेम्परेचर पे। तो ऐसा प्लांट लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ तो ऐसा कर रहा है ना, कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का बाइलेयर है वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो नहीं करे, वो कैसा हो जाए, फ्लूइड के जैसा हो जाए। तभी तो यहाँ पर से मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि तभी ये प्लांट यहाँ पर ग्रो कर पा रहा होगा लो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब हो गया कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अगर ये प्लांट लो टेम्परेचर में ग्रो कर पा रहा है, इसका मतलब इस प्लांट का जो सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी क्या है, हाई होगा। या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर का ऑर्गेनाइजेशन है वो जेल लाइक नहीं होकर कैसा होगा, फ्लूइड के जैसा होगा। तभी तो प्लाज्मा में, तभी तो परमेबिलिटी बढ़ेगा, तभी तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होगा, तभी तो ये प्लांट यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा कम टेम्परेचर पे। तो अब देखो ध्यान से कि वैसा प्लांट जो कि लो टेम्परेचर पे रहता है या वैसा ऑर्गेनिज्म जो लो टेम्परेचर पे रहता है, उसका अपना नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को क्या कर दे, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है उसको क्या कर दे, बढ़ा दे, इनहैंस कर दे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी अगर नहीं इनहैंस होगा तो परमेबिलिटी कम हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस खत्म हो जाएगा, तो सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा प्लांट, या हम लोग बोलेंगे एनिमल कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वैसा एनिमल या वैसा प्लांट क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है कि उस टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है उसको क्या करते हैं, बढ़ा दे। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, देखो ध्यान से, बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो काम करेगा ये प्लांट। पहला काम क्या करेगा, देखो ध्यान से, कि फैटी एसिड का जो चेन है, फैटी एसिड का जो चेन है, फैटी एसिड का जो चेन लेंथ है, फैटी एसिड का जो चेन लेंथ है, देखा ध्यान से, मैं बताया था इससे पहले कि फैटी एसिड का चेन लेंथ भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। तो ये प्लांट क्या करता है, अपना जो फैटी एसिड का जो चेन लेंथ होता है ना उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर फैटी एसिड का चेन लेंथ कम होगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ये प्लांट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा ये प्लांट नेचुरल टेंडेंसी है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को बढ़ा देगा। डिग्री ऑफ, यहाँ पर लिख दो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन इसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे बढ़ा देगा। अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, अगर फैटी एसिड का चेन लेंथ घटेगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है, तभी ये प्लांट हम लोग बोलेंगे सर्वाइव कर रहा है कहाँ, हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल केस में क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जेल के जैसा होता है, लेस फ्लूइड होता है। अगर जेल के जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खत्म हो जाएगा। परमेबिलिटी खत्म हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नॉर्मल फंक्शंस नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो प्लांट है ये चिलिंग रेजिस्टेंस है, मतलब ये लो टेम्परेचर पे में सर्वाइव कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन से चेंज करके क्या कर लिया, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर लिया, ताकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस पॉसिबल हो सके। ठीक है, और ऐसा करने के लिए, फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए ये प्लांट क्या करता है, फैटी एसिड का चेन लेंथ को घटा देता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बढ़ा देता है। अगर फैटी एसिड का चेन लेंथ घटेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी बढ़ेगा। ये मैंने बताया है अभी जस्ट। ठीक है, देखना जो दूसरा तीसरा फैक्टर है ना वही तो है ये। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बोलेंगे ठंड के इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे पोलर बियर हो गया। ठीक है, पोलर बियर हो गया। ठीक है, ये भी क्या कैसा एनिमल हम लोग बोलेंगे, वैसा एनिमल जो कोल्ड कंडीशन पे पाया जाता है। या हम लोग बोलेंगे जैसे कि मान लो कि वैसा प्लांट जो कि हम लोग बोलेंगे कोल्ड कंडीशन में रह रहा है, तो वैसे प्लांट वैसे एनिमल में याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को वो नेचुरली बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए वो दो दो मतलब बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो फैटी एसिड का चेन लेंथ को कम कर देगा, या हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा देखने को मिलेगा। यही उस प्लांट्स या उस एनिमल्स का नेचुरल टेंडेंसी होता है जो प्लांट्स कोल्ड इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, तो यही इसके पीछे कारण था। ठीक है, और यहाँ से सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को पहले ग्रो कराया जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ा के 40 डिग्री 45 डिग्री कर दिया जा रहा है, तो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये था हम लोग बोलेंगे पहला वाला ये क्या बोलते हैं, ये था फर्स्ट केस कि चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट कैसे करके सर्वाइव करता है, हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। इसका मतलब हो गया कि वैसा प्लांट जो हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर मैं यहीं पर बता देता हूँ, देखो ध्यान से, ये इसी में हो जाएगा। यहाँ पर देखो, दूसरा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ चिलिंग सेंसिटिव प्लांट, चिलिंग सेंसिटिव सेंसिटिव प्लांट्स। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसा प्लांट जो कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज में ग्रो करता है, हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है। ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब ऐसा प्लांट
जो हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर पे ग्रो करा मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करा, उसको बोलते हैं चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। अब देखो ध्यान से समझो, नॉर्मली अगर हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा प्लांट जो ग्रो करता है, जो ग्रो करता है हाई टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर एडेप्टेड प्लांट, हाई टेम्परेचर एडेप्टेड प्लांट हम लोग बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप नॉर्मली आप अगर ऐसे करके सोचो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नॉर्मली अगर आप ऐसे करके सोचो, देखो ध्यान से कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, फ्लूइडिटी ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर ज्यादा, मैंने बताया था, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है ना, परमिएबिलिटी जो है वो भी अफेक्टेड होगा, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी अफेक्टेड होगा। अगर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी अफेक्टेड होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस अच्छे से नहीं हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म या हम लोग बोलेंगे प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। हम लोग बोलेंगे कब, हाई टेम्परेचर पे। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होता है, फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होता है मतलब मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। परमिएबिलिटी अगर बहुत ज्यादा होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसा प्लांट क्या करेगा, इस टाइम पे ऐसा प्लांट क्या करेगा, अपना फ्लूइडिटी को कम कर दे, क्योंकि फ्लूइडिटी कम करेगा तभी तो जाके मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब स्टेबल होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फंक्शंस को अच्छे से कर पाएगा। तो ऐसा प्लांट देखो क्या करता है, ऐसा प्लांट क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जो ऐसा प्लांट अपना फ्लूइडिटी को कम करने के लिए दो तरीका अपनाता है, ठीक है। अपना फ्लूइडिटी को कम करने के लिए हम लोग बोलेंगे, ऐसे प्लांट का नेचुरल टेंडेंसी होता है वो अपना फ्लूइडिटी को कम कर दे। और कम करने के लिए ऐसे प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फैटी एसिड का जो चेन लेंथ है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, चेन लेंथ ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है, अनसेचुरेशन ये आपको कम देखने को मिलेगा, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। आप देख लेना, मैंने बताया था फैटी एसिड का चेन लेंथ अगर ज्यादा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होगा, अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कम होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, लेस फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ऐसा प्लांट तभी सर्वाइव कर पा रहा है जब हम लोग बोलेंगे प्लांट अपना फ्लूइडिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बहुत अगर ज्यादा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अफेक्टेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अफेक्टेड होगा तो प्लांट या एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए उस टाइम पे फ्लूइडिटी को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और कम करने के लिए ऐसे प्लांट या एनिमल्स जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं वो अपना फैटी एसिड चेन लेंथ को बढ़ा देते हैं और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को घटा देते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे लेस फ्लूइड हो जाता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी अच्छे से हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे, दो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट और हम लोग बोलेंगे चिलिंग सेंसिटिव प्लांट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, बैक्टीरिया से रिलेटेड है। पहले बैक्टीरिया को रखा गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ा के आई थिंक 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, तो इसको हम लोग लो टेम्परेचर बोल सकते हैं और इसको हम लोग हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं, देखो ध्यान से। तो अब बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस टेम्परेचर पे क्या चेंजेस आया था, तो हाई टेम्परेचर था तो आप निकाल सकते हैं कि क्या चेंजेस आएगा। हाई टेम्परेचर, बैक्टीरिया पहले लो टेम्परेचर में था 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, अब हाई टेम्परेचर पे रख दिया है तो बैक्टीरिया क्या चाहेगा, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, कम फ्लूइड हो, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बढ़ेगा। अगर फ्लूइडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस अफेक्टेड होगा, परमेबिलिटी अफेक्टेड होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस टाइम पे क्या करेगा, इस वाले टेम्परेचर पे मतलब 20 डिग्री वाले टेम्परेचर पे वो एडेप्टेड था तो वो क्या करेगा, अपना फ्लूइडिटी को इस वाले टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडेप्ट करेगा। तो उस टाइम पे वो अपना फैटी एसिड का चेन लेंथ या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मतलब देखना क्या चेंज करता है, वो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप इसको सॉल्व करना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर दो चीज बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। कभी कभी एग्जाम में, मैं इसको मिटा के बताता हूँ, कभी कभी एग्जाम में ना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स नहीं लिख के उसका शॉर्ट फॉर्म लिखता है। देखो जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो एग्जाम में आप क्या करने लगा है कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स नहीं लिख के उसका शॉर्ट फॉर्म लिखता है। जैसे लिखेगा देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखता है DPPC, ठीक है, और क्या लिखता है हम लोग बोलेंगे POPC, ऐसा करके लिखता है, और क्या लिखता है हम लोग बोलेंगे DOPC, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करता है। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स नहीं लिखे, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा, तो आपको समझ जाना है। अगर डीपीपीसी दिया, पीओपीसी दिया, डीओपीसी दिया तो समझ जानिए ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है। कैसे करके पता चलेगा, तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का जो मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर डी से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डी से क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, डी से यहाँ पर डीपी से होगा, याद रखना, डाई पाल्मिटिक एसिड, डाई पाल्मिटिक एसिड याद रखना है इसको, ठीक है। और पीसी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन, फोस्फाटिडाइल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोलिन, याद करो फोस्फाटिडाइल कोलिन क्या होता है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, मतलब उसमें जो फैटी एसिड जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड रहेगा, दो पाल्मिटिक एसिड रहेगा। मतलब क्या बताने का, मेरा मतलब बताने का ये है कि ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा, कोलिन, देखो ध्यान से, ठीक है। और इस ग्लिसरॉल से हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन जुड़ता है, देखो ध्यान से, ये फैटी एसिड का चेन, और ये भी क्या होता है, फैटी एसिड का चेन।
तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल सकते हैं फोस्फेटिडाइल कोलिन, देखो क्योंकि कोलिन है यहाँ पर, फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड का है, ये टाइप है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का जिसको बोलते हैं फोस्फेटिडाइल कोलिन। लेकिन ये फोस्फेटिडाइल कोलिन में पहला जो दो यहाँ पर देखो डी और पी लिखता है ना, वो फैटी एसिड का नाम को बताता है। मतलब यहाँ पर जो फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड होगा। यहाँ पर क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड, ये फैटी एसिड का नाम है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड होगा, ये फैटी एसिड का नाम है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पाल्मिटिक एसिड है, तो यहाँ से आ गया डाई पाल्मिटिक एसिड फोस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है ना, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो पीओपीसी का मतलब क्या हो गया, पीसी का मतलब तो फोस्फेटिडाइल कोलिन है, देखो ध्यान से, फोस्फेटिडाइल कोलिन हो गया यहाँ पर। ठीक है, और पीओ का मतलब क्या हो जाएगा, ये फैटी एसिड का नाम को रिप्रेजेंट करता है। पहला याद रखना, पहला दो जो यहाँ पर अल्फाबेट है वो फैटी एसिड का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डाइपाल्मिटिक एसिड फोस्फेटिडाइल कोलिन, यहाँ पर भी फोस्फेटिडाइल कोलिन है, तो पी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड को, पाल्मिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा फैटी एसिड है, ओ रिप्रेजेंट करेगा ओलिक एसिड को। ओलिक एसिड भी क्या है, फैटी एसिड का फैटी एसिड है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाल्मिटिक एसिड रखना 16 कार्बन 16 कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, ये होता है फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, 16 कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और ओलिक एसिड याद रखना 18 कार्बन का कंपाउंड होता है, डॉट वन, मतलब इसमें एक क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। तो इसको हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट, फॉस्फेट, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोलिन, देखो ध्यान से। ठीक है, फोस्फेटिडाइल कोलिन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फैटी एसिड का चेन होगा, यहाँ पर दूसरा फैटी एसिड का चेन होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो पहला जो फैटी एसिड का चेन है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड होगा, पाल्मिटिक एसिड होगा, जो कि 16 कार्बन का कंपाउंड होता है। और दूसरा जो फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, ओलिक एसिड होगा, देखो ध्यान से, मैं लिखा हूँ यहाँ पर ओलिक एसिड, जो कि 18 कार्बन कंपाउंड का ये होता है, चेन होता है, जिसमें एक क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कहीं पर डबल बॉन्ड होगा, या अनसेचुरेटेड कंडीशन मिलेगा। ठीक है, या किंक मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना। इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब डीओपीसी का मतलब देखो ध्यान से, फिर से पीसी का मतलब क्या होगा, फोस्फेटिडाइल, फोस्फेटिडाइल कोलिन होगा, देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं इसको। और डी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, डी से क्या होगा, और ओ से क्या होगा, डी से होगा, डी से क्या होगा, डी से क्या होगा, डी से होगा, डी से होगा डाई ओलिक एसिड, डाई ओलिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर दो ओलिक एसिड होगा डीओ से। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ये जुड़ेगा किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, और ये जुड़ेगा किसके साथ, कोलिन के साथ, और ये ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड का चेन होगा, फैटी एसिड का चेन, यहाँ पर भी क्या होगा, फैटी एसिड का चेन होगा। और ये फैटी एसिड का चेन भी क्या रहेगा, ओलिक एसिड होगा, ओलिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो फैटी एसिड का चेन होगा वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओलिक एसिड, यही होगा ना। और ये ओलिक एसिड याद रखना 18 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें एक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करता है एग्जाम में, तो समझना है। ठीक है, तो ये चीज था, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ये डिफरेंट फैक्टर्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट का कॉन्सेप्ट और चिलिंग सेंसिटिव प्लांट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो कि यूज किया जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को डिनोट करने के लिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं यहाँ पर बता दिया। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, वो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन, कि बैक्टीरिया पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे था। ठीक है, तब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर आप कंसिडर कर लेना, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। तब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आएगा, तो बैक्टीरिया क्या चाहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।